everyone, I am Radhika Gandhi and I welcome you all to PW IIT JAM and CSIR NET. तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रैक्टिस सेशन. अब हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो है थर्मल फिजिक्स. तो थर्मल फिजिक्स आप कह सकते हो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट इज अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सेकेंड पार्ट जो कवर करता है वो है थर्मोडाइनामिक्स एंड जो थर्ड पार्ट कवर करता है वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे. एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है ये सब. अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और उनके मोशन के बेस्ड पे पढ़ेंगे. बिकॉज काइनेटिक क्या डिफाइन करता है, ये मोशन से रिलेटेड है. तो हम गैसेस के मोशन से रिलेट करके उनके बिहेवियर से पूरी थ्योरी डिफाइन करेंगे. सो kinetic theory of gases is nothing without postulates of kinetic theory. तो सबसे इंपॉर्टेंट है postulates of kinetic theory कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, कि अगर कोई कंटेनर है, अगर उसमें गैस फिल्ड है तो वॉल के ऊपर क्या प्रेशर एक्सर्ट करती है गैस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में. उसके बाद है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड या फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हम दोनों देखेंगे, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन भी एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी. अब देखो, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस में. अब उन सब की डिफरेंट वेलोसिटी है. डिफरेंट वेलोसिटी मतलब डिफरेंट स्पीड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना. अब वो एक पैटर्न फॉलो करती है, तो वो हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में. उसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फॉलोड बाय दिस वी विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि कैसे एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये हम डिटेल में देखेंगे. उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज मीन फ्री पाथ. अब अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है 3 सेक्शंस. तो फर्स्ट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम डिफरेंट स्पीड के बारे में पढ़ेंगे. हम एवरेज स्पीड देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखेंगे. तो इन सब से क्वेश्चन आता है. सो फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज का जब हम एनालिसिस करेंगे तो 3 सेक्शंस जो है वो ये हैं. सेकंड इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, आप ये लगा लो. तो मीन फ्री पाथ काफी इंपॉर्टेंट है एंड हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे. बट फॉर टुडेज लेक्चर we will study till here Maxwell Boltzmann speed distribution. Okay, so as I said कि postulates काफ़ी important है kinetic theory में, because जो foundations हैं kinetic theory की, और जैसे जैसे हमारा subject evolve होता है time के साथ, जैसे जैसे दूसरी derivations आती हैं based on the experiments, ओके तो वो पोस्टुलेट्स से मिलके ही बनी है कि अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है देन दैट इज़ फाइन, अगर नहीं हो रही तो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की. ओके तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी. ऑलराइट, तो पोस्टुलेट्स किस पे बेस्ड है? हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस में, मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिहेवियर से के ऊपर हमारे ये पोस्टुलेट्स हैं. तो फर्स्ट इज अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. लार्ज नंबर तो हमें पता है कि कितना लार्ज होगा. अगर हम सिर्फ 1 मोल की ही बात करें तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल में हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर. सो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं इन 1 मोल. तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है, नॉट अमाउंट, जो लार्ज वर्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे.
Second is the gas molecules can be regarded as point masses. अब ये जो साइज की बात हो रही है वो ऑफ कोर्स कंपैरिजन में ही हो रही है, बिकॉज हम ये जो कंपैरिजन वाली बात होती है ये रिलेटिव में ही चलती है. कैसे? अब पॉइंट मासेस का यहाँ पर क्या मतलब है? अगर हम किसी मॉलिक्यूल का साइज देखें, उसका डायमीटर देखें और उन मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन देखें, हमारे पास कोई कंटेनर है उसमें बहुत सारी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बड़ा है एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल. सो दैट्स वाई हम इन मॉलिक्यूल्स को एज पॉइंट मासेस ट्रीट करते हैं. सो सेकेंड इज अबाउट द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट मासेस. Next is the gas molecules are in a state of constant random motion. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास कंटेनर में with different speed moving in different directions. तो क्या होगा? State of constant random motion. Okay, in the absence of any external force field, अगर हम कोई external force ना लगाएं, the molecules are distributed uniformly in the container. Next is the molecules of a gas experience force only during collisions. Okay, collisions की बात हो रही है. कैसे? बहुत सारे molecules हैं हमारे गैस के कंटेनर में. अब उनमें collisions किस किस के बीच में हो सकती हैं? एक तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी टकराएंगे, उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन. और किससे टकराएंगे? कंटेनर की वॉल से. तो दो कोलिजन पॉसिबल है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन एंड वन इज कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. तो ये क्या कह रहा है? फोर्स तभी एक्सपीरियंस करते हैं मॉलिक्यूल्स जब कोलिजन हो रहा हो. अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बिकॉज हमने काफ़ी फिजिक्स पढ़ चुके हैं. हमारे मन में आता है बात कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कंसिडर नहीं करते. तो जब काइनेटिक थ्योरी बिल्ड हुई थी उस टाइम पे हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर नहीं किए थे, हमें नहीं पता था उस टाइम पे. ओके, अब इस पोस्टुलेट को सही करने के लिए आगे आती हैं रियल गैसेस, उसमें जो जो करेक्शंस होती है वो हम बाद में देखेंगे. बट इन्हीं पोस्टुलेट्स के बेसिस पे आगे पूरा सब्जेक्ट इवॉल्व होता है, वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है. नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिहेव एज रिजिड परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स. अब परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स का क्या मतलब है? कि वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते. अगर कोलिजन हो भी रहा है तो वो अपनी शेप डिफॉर्म नहीं करेंगे, वो सेम शेप के रहेंगे. इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स. नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स. बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स हो रहे हैं. अब ये क्या कह रहा है? जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है वो टाइम और जो टाइम है दो सक्सेसिव कोलिजन्स का, वो जो टाइम है उन दोनों को कंपेयर कर रहा है. तो जो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है वो नेग्लिजिबल है अगर हम किससे कंपेयर करें? जो टाइम लगा है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स का क्या मतलब है? एक बार कोलिजन हुआ, दूसरी बार जो कोलिजन हुआ उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज ग्रेटर देन द टाइम ड्यूरेशन जहां पर जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है. एंड नेक्स्ट इज ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव विद द सेम स्पीड. अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी सेम स्पीड नहीं है, सभी की डिफरेंट स्पीड है. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का, इस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड है. मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्पीड, बट सबकी डिफरेंट स्पीड होती है. एंड देयर इज अ स्प्रेड ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ये हम आगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये स्टेटमेंट. तो ये तो थे हमारे पोस्टुलेट्स जिसके ऊपर हमारी पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टिकी हुई है. Okay, let's move further.
अब हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, लेट्स से हमारे पास कोई कंटेनर है, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए एक क्यूबिकल कंटेनर लेकर चलते हैं। तो हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है एंड सो दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज z एक्सिस, एंड इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी डिफरेंट स्पीड है, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, हमें नहीं पता, सब कुछ रैंडम है, रैंडम मोशन। ठीक है, अब थोड़ा सोचो हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। प्रेशर होता क्या है और हम किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने की बात कर रहे हैं? जो गैस जो है वो कंटेनर की वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही हमने पढ़ा है बेसिक चीज, जो जैसे हमने प्रेशर डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा कि हमारे कंटेनर की वॉल पे फोर्स कितना लग रहा है ना। अब फोर्स क्या होता है? dp ओवर dt, चेंज इन मोमेंटम, राइट। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि किसके अलोंग हमें एम करना है। हमें अगर प्रेशर निकालना है तो हम पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स से पहले हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे। ओके, ठीक है, अब देखो हमारे पास मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे गैस के कंटेनर में। ठीक है, अब हम हर एक मॉलिक्यूल का तो ऐसे अकाउंट में नहीं ले सकते कि इस मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी है, इस डायरेक्शन के अलोंग है, इस मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी है, उस डायरेक्शन के अलोंग है। हम क्या करेंगे, इन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को, हम n मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इनको हम डिफरेंट स्पीड के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास n1, सो लेट्स सपोज हम डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द स्पीड n1, n2, n3 अप टू लेट्स से ng। हम इतने ग्रुप्स में हमारे मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से n1 ग्रुप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड कितनी है? v1। इस ग्रुप के मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है? v2। सिमिलरली इस ग्रुप के मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है? vg। ठीक है, अब हमने स्पीड को तो देख लिया, अब डायरेक्शन को भी हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब अगर हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अब गैसेस का तो मोशन 3 डायमेंशन में ही होता है, दे आर फ्रीली मूविंग, राइट। ओके, हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो कोई अगर मॉलिक्यूल है तो उसको हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये कोई वेलोसिटी है, ओके, सो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? v1x अलोंग x एक्सिस, v1y अलोंग y एक्सिस, v1z अलोंग z एक्सिस। अगर हम सिर्फ एक की बात करते हैं, v1 वेलोसिटी वाले ग्रुप की, v1 स्पीड वाले ग्रुप की बात करते हैं, हम उसको 3 डायरेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब यस, इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, v1x, v1y, v1z। सिमिलरली इसमें भी 3 हो जाएंगे, v1g, vgx, vgx, vgy एंड vgz। ठीक है, अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लिया है हमारे मॉलिक्यूल्स का। अब हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं, उसके बाद हम सभी को ऐड कर देंगे। मतलब ऐड इन द सेंस हम ग्रुप्स का भी ध्यान रख लेंगे, डायरेक्शंस का भी ध्यान रख लेंगे। वो देखते हैं कैसे। एक मॉलिक्यूल को लेकर चलते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल इस वॉल से इधर आ रहा है, कितनी मोमेंटम से आएगा? मोमेंटम क्या होगा मॉलिक्यूल का बिफोर कोलिजन? तो हम m मास के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मास m है तो मोमेंटम क्या होगी? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? v1x। हम सिर्फ x के अलोंग की बात कर रहे हैं। सो अ पार्टिकल अगर वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम होगा m v1x। ठीक है, अब यहां से चला था, इस वॉल पे आकर टकरा गया,
कोलिजन हो गया, अब आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम होगा? अब जब कोलिजन होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो माइनस एम वी वन एक्स। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया? तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियली हमारे पास थी एम वी वन एक्स माइनस फाइनल वाला था माइनस एम वी वन एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया? चेंज 2mv1x। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ गया। ओके, मोमेंटम पता है, अब क्या देखेंगे हम? टाइम टेकन फॉर द कोलिजन, नॉट फॉर द कोलिजन। तो पहले हमारा पार्टिकल इस वॉल पे था, यहां से इस वॉल पे आके टकराया, फिर वापस गया, तो सक्सेसिव कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक पार्टिकल ने, वो क्या होगा? यहां से आया, यहां पर टकराया, ठीक है, यहां पर टकराया, इसको एक कोलिजन मान लो। उसके बाद इसी वॉल पे दोबारा टकराने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसे? तो यहां से वापस गया L डिस्टेंस, यहां से वापस आया सेकेंड कोलिजन L डिस्टेंस, तो 2L डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सक्सेसिव कोलिजन्स, इन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स कह सकते हो। सो दैट इज 2L, ठीक है। एंड टाइम कितना लगेगा 2 सक्सेसिव कोलिजन्स में? टाइम टेकन इन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स क्या होगा? डेल्टा टी विल बी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना लगा है सक्सेसिव कोलिजन में? 2L। वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल? v1x। तो ये है हमारा टाइम टेकन इन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो अब फोर्स क्या होगा? फोर्स exerted by a molecule on the wall of container क्या हो जाएगा? F is dp over dt। चेंज इन मोमेंटम क्या था? 2mv1x डिवाइड बाय टाइम बिटवीन 2 collisions is 2L over v1x। जस्ट प्लग दैट वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया? यहां से 2 कैंसल्स आउट, m v1x स्क्वायर ओवर L। अब ये जो हमारे पास फोर्स आया है, ये सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से आया है, जो कि v1x वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं N1 ग्रुप की बात करूं, N1 जो मेरा ग्रुप था, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, है ना। तो अगर मैं x डायरेक्शन की बात कर रही हूं, तो फॉर N1 मॉलिक्यूल्स मेरा फोर्स क्या हो जाएगा? फॉर N1 molecules moving along x direction, तो फोर्स क्या हो जाएगा? N1 m v1x स्क्वायर ओवर L, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। हम सिर्फ एक ग्रुप की वजह से अभी प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रेशर एक्सर्टेड कितना होगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय N1 ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, मूविंग अलोंग x एक्सिस। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स इज N1 m v1x स्क्वायर ओवर L। एरिया क्या होगा? वॉल ऑफ कंटेनर जो है, हमने क्यूबिकल कंटेनर लिया था, उसकी जो वॉल है उसका एरिया क्या होगा? दैट इज जस्ट अ स्क्वायर, राइट। तो उसका एरिया क्या होगा? L स्क्वायर। अगर L लेंथ है हमारे क्यूबिक कंटेनर की, उसका एरिया होगा L स्क्वायर। सो L स्क्वायर ये आ गया हमारा N1 m v1x स्क्वायर ओवर L क्यूब।
अब ये जो प्रेशर आया है ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से आया है। हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? जी ग्रुप्स हैं, और ये सिर्फ हमने एक्स के अलोंग कैलकुलेट किया, हमारे पास दूसरी डायरेक्शंस भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट ग्रुप्स को भी अकाउंट में लेंगे। प्रेशर क्या हो जाएगा? फॉर मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट स्पीड को हमने जी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो प्रेशर क्या हो जाएगा उसकी वजह से, पहले हमारे पास प्रेशर क्या आया था? N1m V1x स्क्वायर, N1m V1x स्क्वायर ओवर L क्यूब, V1x स्क्वायर ओवर L क्यूब। ओके, तो फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, नॉट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, फॉर ऑल द ग्रुप्स, अगर हम सभी ग्रुप्स को कंसिडर करें तो मेरा प्रेशर हो जाएगा m ओवर L क्यूब, दिस इज L समेशन Ni VIX स्क्वायर, समेशन इज ऑन n। अब यहाँ पर I जो है वो डिफरेंट स्पीड्स को डिफाइन कर रहा है, मतलब जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था, हमने कहा था N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो V1 है, N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो है V1x, हम सिर्फ अभी x के अलोंग बात कर रहे हैं। N2 के अलोंग, मतलब N2 मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो V2 है, वो I इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये है हमारा प्रेशर अगर हम सभी डिफरेंट स्पीड्स को अकाउंट में लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो क्वांटिटी है हमारी Ni VIX स्क्वायर, अगर हम V स्क्वायर का एवरेज निकालें, V स्क्वायर का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो कैसे होगा? N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर अप टू N या फिर NG कह लो, NG VG स्क्वायर ओवर कैपिटल N। कैपिटल N इज जस्ट N1 प्लस N2 अप टू NG, यही होगा। अब ये जो न्यूमरेटर है, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? समेशन ओवर I Ni VI स्क्वायर, और अगर हम सिर्फ x के अलोंग बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर x आ जाएगा एंड दिस ओवर n। अब हमें क्या चाहिए था? न्यूमरेटर, वो किसके इक्वल है? n इंटू एवरेज ऑफ Vx स्क्वायर। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा प्रेशर आया है m ओवर L क्यूब समेशन Ni VIX स्क्वायर, समेशन इज ऑन I, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? m ओवर L क्यूब कैपिटल N इंटू Vx स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया है प्रेशर को, सभी डिफरेंट वेलोसिटीज को, नॉट वेलोसिटी को, डिफरेंट स्पीड्स को अभी हमने अकाउंट में लिया, डायरेक्शन को नहीं लिया। जब हम डायरेक्शन को भी ध्यान में ले लेंगे तब हम कहेंगे कि हमने डिफरेंट वेलोसिटीज के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर निकाल लिया है। ओके, अब देखो मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो रैंडम डायरेक्शंस में है, राइट? तो सेम प्रोबेबिलिटी है कि मेरा पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर y में या फिर z में, इन तीनों डायरेक्शंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे? सो Vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vy स्क्वायर, एवरेज ऑफ दीज आर इक्वल, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 V स्क्वायर एवरेज। अब हम बस इसे प्लग करेंगे, सो P इज m ओवर L क्यूब कैपिटल N V स्क्वायर। यस, वन मोर थिंग, सॉरी यहाँ 1/3 भी है। वन मोर थिंग, ये जो L क्यूब है, L क्यूब क्या है? हमारा जो कंटेनर था उसका वॉल्यूम है, राइट? तो इसे हम V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सो ये V हो जाएगा, तो इसे हम साइड पे लिख लेते हैं, दैट V इज योर L क्यूब। इन दिस केस तो हमारे पास आ जाएगा PV इक्वल्स 1/3 m n V स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन है इसे ध्यान से देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये जो रिलेशन है वो किसके बीच में है?
pressure, volume and mass of the molecules and velocity of the molecules. हमने जब ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था कि जब हम प्रेशर निकाल रहे थे ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर, हमने किस चीज से शुरू किया था? हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल से शुरू किया था. उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? हमें उसका मास पता था, वेलोसिटी पता थी, है ना. हमने सिर्फ मास और वेलोसिटी को यूज करके क्या डिफाइन किया है? प्रेशर, वॉल्यूम और मास और वेलोसिटी के बीच का एक्सप्रेशन. अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? एक तरह से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं हमारे सिस्टम की. हमारे पास कोई गैस का कंटेनर है तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो मैक्रो लेवल पे हमारे सिस्टम को डिफाइन करे. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो माइक्रो लेवल पे हमारे सिस्टम को डिफाइन करे. अब माइक्रो लेवल पे हम किसकी बात करेंगे? एक एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे. एक एक मॉलिक्यूल का हमें मास पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होनी चाहिए. हमने वो यूज किया था और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है. ये जो एक्सप्रेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को रिलेट करता है. और इसी एक्सप्रेशन से हम आगे के जो गैस लॉज हैं वो यहीं से डिराइव होते हैं. जो हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं और भी जो हम दूसरे गैस लॉज पढ़ते हैं वो यहीं से आते हैं. तो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है. अब इसको हम दूसरे वर्जन में भी लिख सकते हैं. वो कैसे? अब अगर हमारे पास, अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर, राइट. फॉर 1 मोल की अगर हम बात करें तो जो n होगा वो किसके इक्वल होगा? Na के. तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बिकम 1/3. यहाँ पर हमने कुछ स्किप किया है. ओके, यहाँ से मिट गया है. सो यहाँ पर प्रेशर वॉज, ओके, वी विल हैव अ लुक एट दैट लेटर. सो प्रेशर क्या आ जाएगा? 1/3 m Na v स्क्वायर एवरेज ओवर L क्यूब. या फिर हम कह सकते हैं PV इज इक्वल्स टू 1/3 m Na इंटू वी स्क्वायर एवरेज. अब मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन करता है. स्मॉल m क्या है? हर एक मॉलिक्यूल का मास है. कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na मॉलिक्यूल्स हैं. तो m इंटू Na इज योर कैपिटल M, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? PV इक्वल्स 1/3 कैपिटल M V स्क्वायर एवरेज. और भी हम इसको दूसरे वर्जन्स में भी लिख सकते हैं. वो कैसे? हम नंबर डेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. तो जो हमने स्मॉल n लिया था वो नंबर डेंसिटी थी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन पर मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर एरिया. ओके, सो अब हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया. सो दिस वाज अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. अब इसके बाद इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल. मतलब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी अगर हम उसे E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होती है? नॉर्मली होती है हाफ m v स्क्वायर, है ना. अगर हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो v स्क्वायर है वहां पर वो एवरेज यूज होगा. तो हाफ m v स्क्वायर एवरेज, ये होगी हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है. अब हमने जो रिलेशन कैलकुलेट किया है प्रेशर, वॉल्यूम और मास और वेलोसिटी के बीच में, वो क्या था? सो दैट वाज 1/3 मास इंटू n v स्क्वायर एवरेज ओवर L क्यूब. यही था हमारा एक्सप्रेशन और इसे हम v ही लिख लेते हैं. सो हमारे पास क्या आ जाएगा?
P is 1/3, PV is 1/3 m कैपिटल N V स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रेशर को एवरेज काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखेंगे। वो कैसे, वो हम देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नंबर डेंसिटी की टर्म्स में ही लिखते हैं। अभी हमने कैपिटल N की टर्म्स में लिखा हुआ है। जो कैपिटल N है, जो हमारा कैपिटल N है वो क्या है, इसको हम नंबर डेंसिटी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे। सो नंबर डेंसिटी क्या होती है एक तरह से, इसे हम नंबर डेंसिटी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे। सो नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर द डेंसिटी, राइट, ओवर वॉल्यूम, सॉरी। सो कैपिटल N बाय V, हम V को इधर ले गए, सो दिस इज P, एंड अगर हम डिवाइड बाय V इधर लें तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1/3 m n V स्क्वायर एवरेज, जहां पर N क्या है हमारी नंबर डेंसिटी, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस प्रेशर को हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहते हैं। वो कैसे होगा, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2/3, सो हाफ m V स्क्वायर एवरेज मल्टीप्लाइड बाय n बच गया यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आया, P इज इक्वल्स टू 2/3 E, जो कि हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, इनटू N, स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये किसे रिलेट कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। सो योर P इज 2/3 एप्सिलॉन n, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर का रिलेशन। अब यहां से हम क्या चीज बता सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, ओके, सो अगर हम स्मॉल n को फिर से कैपिटल N और V की टर्म्स में रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और अगर हम उसे किससे रिलेट करें, किससे इक्वेट करें, आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स म्यू RT। अब एक एक्सप्रेशन हमारा ये है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, यहां से जो आएगा, अगर हम स्मॉल n को कैपिटल की टर्म्स में लिखे तो PV आएगा 2/3 एप्सिलॉन कैपिटल N, राइट। अगर हम कंपेयर करें दोनों को, हमारे पास आ जाएगा, सो कंपेयरिंग दिस एंड दिस, 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट म्यू RT इक्वल्स 2/3 EN। अब यहां से हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहां से क्या आ गई, E इज योर 3/2 म्यू RT डिवाइड बाय N। अब म्यू बाय N क्या होता है, म्यू बाय N क्या होता है, सो योर म्यू बाय N, हमारा जो एक्सप्रेशन आया है 3/2 RT, हम इसे ऐसे लिखते हैं, म्यू इज योर N ओवर NA। तो हमारा म्यू ओवर N क्या हो जाएगा, 1/NA। तो हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, एनर्जी विल बी 3/2 RT ओवर NA। अब ये जो एक्सप्रेशन आया ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। बेस्ड ऑन द टेम्परेचर हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो जब मेरा टेम्परेचर 0 होगा तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तो मेरी एनर्जी 0 होगी, है ना। बट रियल केस में ऐसा नहीं होता। जब हमारा टेम्परेचर 0 भी होता है तो अभी जो हमने अभी तक पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, क्या रिजल्ट है हमारे पास कि 0 टेम्परेचर पे, एट एब्सोल्यूट 0, हमारी जो एनर्जी है ऑफ द सिस्टम वो 0 होगी। मतलब हमारे जो सारे पार्टिकल्स हैं वो फ्रीज्ड होंगे, एट रेस्ट होंगे, वो मूव नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब यही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग। बट रियल में क्या होता है, क्वांटम इफेक्ट्स भी मैटर करते हैं। ये हम स्टैटिस्टिकल के पार्ट में पढ़ेंगे।
जो एनर्जी है वो जीरो नहीं होती, वो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी होती है एट एब्सोल्यूट जीरो भी। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग दिस इज फाइन कि एनर्जी जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो। ओके, तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम इसमें क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है जिससे हम बता सके कि मेरा जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्यों? बिकॉज हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट स्पीड है, उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट वेलोसिटी है। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन पता हो जो हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दे कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है। तो वो जो फंक्शन है उसके बारे में हम अब देखेंगे। तो लेट्स से अगर हमारे पास dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ n मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, अगर वो लेट्स से dv रेंज में लाई करती है, तो हम dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ n मॉलिक्यूल्स, ये जो एक्सप्रेशन है एक फ्रैक्शन को बता रहा है। अगर dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड dv रेंज में लाई करती है, तो जो राइट हैंड साइड होगी वो किसके इक्वल होगी? कोई फंक्शन जो कि बताएगा मेरी जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इनटू dv। dv इज द रेंज जिसमें लाई कर रहे हैं मेरे dn मॉलिक्यूल्स। अब ये जो फंक्शन है f ऑफ v, ये क्या होगा? ये वही फंक्शन है जो हमें बताएगा कि मेरे मॉलिक्यूल्स की स्पीड या फिर वेलोसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो फंक्शन है इसे हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है वो होता क्या है। सो एफ ऑफ वी, अगर हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो 3 डायमेंशन में जो मेरा फंक्शन होता है, सो दैट इज 4 पाई इंटू एम ओवर 2 पाई के बी टी, जहां पर के बी इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, रेज टू द पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 kBt। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन 3 डायमेंशंस। ये जो फंक्शन है ये बताएगा हमें कि मेरी जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसका भी वैसे डेरिवेशन होता है कि सिर्फ यही फंक्शन कैसे आया, वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी के लिए, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं मॉलिक्यूल्स वो ये फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जो हमारा फंक्शन है। तो मेरा फंक्शन क्या था, 3 डायमेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, 4 पाई इंटू एम ओवर 2 पाई के बी टी रेज टू द पावर 3/2 वी स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2 kBt। ये है हमारा फंक्शन जहां पर m मॉलिक्यूलर मास है, kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, V स्पीड है मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है 2 चीजों का। किसका? ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया एक तरह से, बिकॉज मास भी कांस्टेंट होगा। अगर हम किसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, बाकी सारी चीजें भी कांस्टेंट्स है। तो हमारा जो फंक्शन है वो 2 चीजों का एक तरह से है, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो है क्वाड्रेटिक पे, वी स्क्वायर पे, दूसरा एलिमेंट क्या है, एक्सपोनेंशियल एलिमेंट, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 kBt। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किस तरह का आएगा, सो दिस इज योर एफ ऑफ वी, यहाँ पर है हमारी स्पीड। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह का आता है। अब ये जो ग्राफ है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इस ग्राफ को हम देख के क्या क्या बता सकते हैं स्पीड के बारे में।
ओके तो जैसा हम देख सकते हैं जो एफ वी की वैल्यू है वो, अगर हम डिफरेंट स्पीड्स की बात कर रहे हैं तो स्मॉल स्पीड्स की पे अगर हम देखें, मतलब अगर हम स्पीड की छोटी वैल्यू पे देखें और लार्ज वैल्यू पे देखें तो बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव लार्ज एंड स्मॉल वेलोसिटी और स्पीड। अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड ही रखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमने स्मॉल और लार्ज वेलोसिटीज की स्पीड की बात करी कि स्मॉल फ्रैक्शन है हमारे पास, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज एंड स्मॉल स्पीड, ठीक है। एक तो ये चीज हमें दिख रही है। दूसरी चीज क्या दिख रही है हमें, दूसरी चीज क्या दिख रही है वो ये है कि हमारा जो ग्राफ है उसमें एक मैक्सिमा है, एक एक्सट्रीमा है। अब वो एक्सट्रीमा क्या चीज डिफाइन करता है, एक्सट्रीमा का इस केस में हमारे पास क्या मतलब है, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी है जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। मतलब अगर हम, जिसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब अगर हम रैंडमली अगर किसी हम मॉलिक्यूल को उठाएंगे और उसकी वेलोसिटी चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो उसकी जो वेलोसिटी है वो वीएमपी होगी, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये तो है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कि हमारे पास एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी होगी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो मीनिंग है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मोस्ट प्रोबेबल मतलब ऐसी स्पीड की वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी कह सकते हो, ऐसी स्पीड की वैल्यू जो कि मोस्ट प्रोबेबल है। एक और चीज हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल कैसे नहीं है, जो राइट हैंड साइड वाला कर्व है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है सॉरी, उसकी जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। मतलब हमारा जो मॉलिक्यूलर स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां से कहां तक स्प्रेड है, 0 से इन्फिनिटी तक, नॉट सिमेट्रिकल। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के। ये तो हमने बात की सिर्फ एक टेम्परेचर की, है ना। अब अगर हम इसमें थोड़ा और ट्विस्ट लाएं और लेट्स से हमें अगर देखना है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये तो है हमारा एफ ऑफ वी, यहाँ पर है हमारी स्पीड। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर T1 ग्रेटर देन T2, हम दो टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं। एक टेम्परेचर के लिए तो हमने देख लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। अब अगर हम दो टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं लेट्स से, तो एक तो हमारा जो अभी हमने देखा, पहले हम नॉर्मल उसे बनाते हैं, ठीक है। एक तो है हमारा ऐसा पैटर्न जो कि नॉर्मल टेम्परेचर के लिए हमने प्लॉट किया था। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बिकॉज हमारा T1 बड़ा है, तो ये है मेरा T1 के लिए ग्राफ और ये है मेरा T2 के लिए ग्राफ। अब ये कैसे हुआ, ओके नो प्रॉब्लम। अब T1 और T2 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, जब मेरा टेम्परेचर, इसको थोड़ा इंट्यूटिवली सोचो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मेरे मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो और रिग्रेस हो जाएगा, एग्रेसिव कह सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा हमारे जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है। अब हमारा ग्राफ कैसे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट क्यों हो रहा है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड ज्यादा है वो बढ़ जाएगी। अब टेम्परेचर T1 जो ज्यादा है उस केस में देखो हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमारे, वो किस केस में ज्यादा है, लार्जर वैल्यू ऑफ स्पीड के लिए
मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है फॉर हायर टेम्परेचर, फॉर हायर टेम्परेचर। सो ये हमारा स्पीड है फॉर T1 की वैल्यू के लिए मेरा एफ ऑफ वी ज्यादा है। अगर हम इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो T2 टेम्परेचर जो कि छोटा है उसमें मेरा एफ वी छोटा है और T1 के लिए मेरा एफ वी बड़ा है। सिमिलर इज द केस अगर हम स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्पीड की बात करें, ठीक है। दैट्स वाई हमारा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो T2 के केस में हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी, कम टेम्परेचर के लिए मेरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये थी, इसको हम VMP2 कह देते हैं। और हायर टेम्परेचर के लिए जो मेरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो ये है, जो शिफ्ट हो गई है टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। अब देखो हमने एवरेज स्पीड, नॉर्मल स्पीड तो सभी को पता है। अब बिकॉज हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो हम पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एवरेज स्पीड लेते हैं। तो हम 3 टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में देखेंगे। एक तो है एवरेज स्पीड के बारे में, सेकेंड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हमने अभी देखा ही है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती क्या है। सो सेकेंड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड थर्ड इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम क्यों कैलकुलेट करें, तो इसके 2 रीजंस है। एक तो क्या, जब हम रियल पिक्चर जो है, जो हमारे पास रियल प्रॉब्लम है, उसमें क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं विद डिफरेंट पोजिशंस एंड डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। अब रियल पिक्चर में हमें डायरेक्शन का भी ध्यान में रखना है। अब जब हम एवरेज लेंगे इन सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का, वो एवरेज 0 आता है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शंस को भी जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो वहां से नेगेटिव वाले मैग्नीट्यूड्स भी आते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यूज होती हैं, और सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है बिकॉज ये रैंडम है, तो वो 0 आ जाता है अगर हम उसका एवरेज लेते हैं तो। सो दैट्स वाई वी हैव मोस्ट रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड में क्या होता है, हम वेलोसिटीज का स्क्वायर लेते हैं ताकि जो डायरेक्शन वाला जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव साइन वाला जो बिहेवियर है वो खत्म हो जाए, हम उनका स्क्वायर लेते हैं एंड देन वी टेक द मीन ऑफ द स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब स्पीड हमने यहाँ पर वेलोसिटी नहीं यूज किया, हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं कहा, हमने कहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। स्पीड क्यों? बिकॉज हमने जब स्क्वायर किया उसकी जो डायरेक्शन थी वो खत्म हो गई एक तरह से। सो दैट्स वाई दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड नॉट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो एक रीजन तो ये था कि हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड को इंट्रोड्यूस किया। सो दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है, जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। जब हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज? ओके, सिंपल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv², राइट। अगर हमें सिस्टम की कैलकुलेट करनी है फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर अगर हमें पूरे सिस्टम की बतानी है तो हम क्या करेंगे, हाफ mv1², हाफ mv2², अप टू जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हाफ mvn², डिवाइड बाय क्या होगा, कैपिटल एन, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। या सो दिस इज योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या है, हाफ m को अगर हम कांस्टेंट ले लें 1/n इंटू हाफ m, हमारे पास क्या बचा, और ये भी मत लो, हाफ m को कांस्टेंट ले लो, हाफ m को कांस्टेंट लेंगे हमारे पास आएगा v1² प्लस v2² अप टू vn² बाय कैपिटल N। अब ये क्या है,
यहाँ पर अभी हमने नंबर का ध्यान नहीं रखा कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है, वो आप एक कंसिडर कर लो फॉर सिंपल केस। ये बस यही बताने के लिए है कि हम रूट मीन स्क्वायर को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। अब ये जो टर्म है यहाँ पर, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। सो दैट्स वाई हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड को भी लेकर चलते हैं। तो हम 3 टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं, चलो। एवरेज स्पीड क्या होगी मॉलिक्यूल्स की, फॉर 3 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो मेरा फंक्शन कैसे था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, इट वाज 4 पाई m over 2 pi kbt raised to the power 3/2 and v square into exponential minus mv square by 2 kbt। यही था हमारा फंक्शन। और ये फंक्शन क्या बताता है कि कैसे मेरी जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो कैसे स्प्रेड है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। सो एवरेज, अगर हमें कोई फंक्शन है g ऑफ x, अगर मुझे उस फंक्शन का एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। एवरेज को हम ऐसे डिनोट करते हैं दीज काइंड ऑफ ब्रैकेट से। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स, यही करेंगे, है ना। समेशन ऑन g ऑफ x हमारा कोई फंक्शन है एंड या सो ये तो है समेशन वाला फॉर्म। इसी तरह से इंटीग्रेशन वाला फॉर्म भी होता है। इंटीग्रेशन का कैसे होगा, g ऑफ x एंड f ऑफ x। तो यहाँ पर f ऑफ x आई पे है एंड हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इनिशियल से xi से xf तक। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एनी फंक्शन। अब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब तो ये क्या होगा, v f ऑफ v dv एंड हमारी जो स्पीड है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी तक। हमने जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन देखा है उसमें हमारे पास कितनी रेंज है स्पीड की, 0 से इन्फिनिटी तक। हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ भी स्पीड अटेन कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 से इन्फिनिटी तक। बिकॉज हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे। वेलोसिटी की बात करते तो हम नेगेटिव में भी जाते, बिकॉज वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो स्पीड के केस में हमारी जो लिमिट है, बिकॉज स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो हमारी जो लिमिट है वो होगी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमें f ऑफ v पता है, जस्ट प्लग दैट एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी v 4 पाई m ओवर 2 पाई kbt raised to the power 3/2 into v square into exponential minus mv square over 2 kbt and integration is on v। ये हमारा फंक्शन है और अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट दिस इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले हम जो कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर निकाल लेते हैं। सो 3/2 एंड हमें इंटीग्रेट क्या करना है, 0 टू इन्फिनिटी फ्रॉम, इंटीग्रेंट क्या है, v क्यूब हो जाएगा। v था हमारे पास जिसका हमें एवरेज निकालना है एंड v स्क्वायर हमारा कहाँ से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आ रहा है, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। तो v क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2 kbt dv। अब हमें इस चीज का इंटीग्रेशन लेना है। अब हमें अच्छे से पता है एक फॉर्मूला, वो क्या है, अब हम जितनी भी स्पीड कैलकुलेट करेंगे ना वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो द फॉर्मूला इज x रेज टू द पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या आता है,
गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2 ओवर 2 इंटू a रेज टू द पावर n प्लस 1/2। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला नहीं पता होगा आप इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। अब क्या हो जाएगा, हमें बस उस इंटीग्रेंट को यूज करना है और इंटीग्रेट करना है। क्या था हमारे पास, v क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2 kbt dv। एंड कहां से कहां तक था इंटीग्रेशन, 0 से इंफिनिटी तक ही था। ओके अब क्या हो जाएगा, ये हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x टू द पावर n की वैल्यू क्या है हमारे पास, सो x इज v हमारे केस में, तो n इज 3 राइट, हमारे केस में n इज 3। और a की वैल्यू क्या है, वैसे a क्या था, सो एक्सपोनेंशियल हमने यहाँ पर अल्फा लिखा है, यहाँ पर a लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर हम अल्फा कर लेते हैं। चलो दिस इज अल्फा। ओके अल्फा क्या है हमारे केस में, अल्फा इज m ओवर 2 kbt। हमने बस कंपेयर किया है इन दोनों इंटीग्रेंट्स को और आपको वैल्यू मिल जाएगी n की और अल्फा की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके अब क्या करेंगे हम, बस ये वैल्यू प्लग करेंगे। सो गामा फंक्शन ऑफ 3 प्लस 1/2 ओवर 2 इंटू m/2 kbt रेज टू द पावर क्या है, 3 प्लस 1/2 4/2 2 आ जाएगा। यहां से क्या आ गया, गामा फंक्शन ऑफ 4/2 गामा फंक्शन ऑफ 2 ओवर 2 इंटू या m/2 kbt का होल स्क्वायर। अब गामा फंक्शन ऑफ 2 क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1। सो यहां से सिर्फ 1 गामा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेंड को तो हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी थी, और वो कांस्टेंट टर्म क्या थी, सो दैट वाज 4 पाई m ओवर 2 पाई kbt रेज टू द पावर 3/2। एंड हमारे पास इंटीग्रेंड सोल्व करने से क्या आया है, 1 ओवर 2 इंटू m/2 kbt रेज टू द पावर 2। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई करना है बस हमें। तो हमारे पास है 4 पाई ओवर 2 पाई। ओके इसे ध्यान से थोड़ा सॉल्व करना है। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एंड m 3/2 अलग से करना, अलग से कर लो, -2 ओवर 2 पाई kbt। 2 kbt को अलग कर लो, पाई को हम 3/2 अलग कर लेते हैं। 2 kbt की पावर है 3/2 -2 राइट, +2 हो जाएगी ना, बिकॉज 2 kbt ऊपर है, 2 kbt स्क्वायर है एंड 3/2 या प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी एवरेज स्पीड की, सो दैट इज 2/√पाई। तो हमें यहीं से दिख रहा है बिकॉज 1 - 3/2 पाई √पाई आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 2 kbt/m। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 2 को अंदर ले आएंगे तो 8/पाई kbt/m इन स्क्वायर रूट। तो ये है हमारी एवरेज स्पीड, किस केस में, 3 डायमेंशन के केस में। ठीक है, ये थी सिर्फ हमारी एवरेज स्पीड। इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करना इजी है, वो क्यों, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, जहां पर मेरे फंक्शन f ऑफ v की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, मतलब जहां पर एक्सट्रीमा होता है हमारे f ऑफ v फंक्शन का। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये कंडीशन पुट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v विल बी इक्वल टू 0 एट v इक्वल्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हमें बस ये कंडीशन पुट करनी है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी वो देखते हैं। तो f ऑफ v हमें पता है क्या था,
उसे फिर से लिख लेते हैं. सो एफ ऑफ वी वॉज 4 पाई इंटू एम बाय 2 पाई के बी टी रेज टू द पावर 3 बाय 2 वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी. ओके, ये हमारा फंक्शन था इन 3 डायमेंशन. इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वी. तो कांस्टेंट को तो साइड कर दो, और कांस्टेंट तो राइट हैंड साइड जाके 0 ही हो जाना है. तो हमें किसका डिफरेंशिएट करना है? डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी इक्वल्स टू 0 एट वी इक्वल्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. वी स्क्वायर को करेंगे क्या आ जाएगा? 2v एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी एज इट इज. ठीक है, एक्सपोनेंशियल को करेंगे क्या आ जाएगा? पावर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? माइनस 2mv ओवर 2 के बी टी इंटू वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी एज इट इज इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास क्या आ रहा है? हम कॉमन ले लेते हैं. 2v एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को ही हम कॉमन ले लेते हैं. तो यहां से हमारा आएगा हम क्या कॉमन ले रहे हैं? 2v एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर ओवर 2 के बी टी कॉमन, और अंदर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2v कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? m बाय 2 के बी टी, m बाय 2 के बी टी, v चला गया, v स्क्वायर, यस, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी चली गई. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहां से देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के इक्वल कब कब होगा? 3 केसेस होंगे. कब कब होगा? एक तो जब मेरी वेलोसिटी 0 है तभी होगा, है ना. दूसरा केस क्या होगा? एक तो जब है when v is 0, है ना. दूसरा कब है? जब मेरा एक्सपोनेंशियल वाली टर्म से 0 कब मिलता है? जब मेरा ये जो एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो, वो हमें 0 देता है, राइट. तो मेरी जब v की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब भी 0 होगा. 2 केस ये हो गए. थर्ड केस क्या होगा? जब मेरा ये एक्सप्रेशन 0 होगा. अब ये एक्सप्रेशन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे. 1 माइनस थर्ड एक्सप्रेशन चलो हम अलग से देख लेते हैं. थर्ड केस में क्या होगा? जब 1 माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी 0 होगा. 1 माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी 0 होगा. यहां से एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी इक्वल्स 1. तो v की वैल्यू क्या आ रही है यहां से? 2 के बी टी ओवर m स्क्वायर रूट. एंड दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. 3 केसेस हैं जब मेरी v स्पीड की वैल्यू है 0 होगी, सेकेंड इज इन्फिनिटी होगी, एंड थर्ड इज दिस. अब जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो 0 हो सकती है. 0 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का 0 होने का क्या मतलब होगा? कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड 0 है. दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड इन्फिनिटी होना, दैट इज नॉट फीजिबल, राइट. सो हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है दैट इज 2 के बी टी बाई एम इन स्क्वायर रूट. इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमें पता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है. क्या होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड? सो जब हम v स्क्वायर का एवरेज लेते हैं, v स्क्वायर का जब हम एवरेज लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, दैट इज योर वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी आर एम एस is equals to, okay, V RMS square is equals to average of V square. अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, V square का एवरेज लेंगे and then we will calculate RMS velocity, RMS speed, sorry.
ओके अब हमें क्या करना है, वी स्क्वायर का एवरेज लेना है। हमने वी का तो देखा क्या होता है, वी का जब हमने एवरेज लिया था वो आपकी नॉर्मल एवरेज स्पीड आई थी। अब हमें वी स्क्वायर का एवरेज लेना है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वी डी वी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी बिकॉज हम अभी भी स्पीड की बात कर रहे हैं। ओके अब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वी के अंदर जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो हम ऑलरेडी बाहर लिख देते हैं, 4 पाई इंटू एम बाय 2 पाई के बी टी रेज टू द पावर 3/2। अब इंटीग्रेंड क्या होगा, वी स्क्वायर तो हमारा ऑलरेडी है और वी स्क्वायर हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से भी आता है, तो यहां से हो जाएगा वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी डी वी। अब इंटीग्रेंड क्या आ गया मेरा, v टू द पावर 4, इंटीग्रेंड आ रहा है हमारा 0 टू इन्फिनिटी v टू द पावर 4 एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के बी टी डी वी। ठीक है, अब यहाँ इस केस में n की वैल्यू क्या है 4, अल्फा की वैल्यू क्या है सेम m ओवर 2 के बी टी। क्या करेंगे अब हम इस केस में, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1/2 गामा फंक्शन ओवर 2 इंटू एम बाय 2 के बी टी रेज टू द पावर 5/2 बिकॉज 4 प्लस 1/2 गिव्स यू 5/2, तो डायरेक्टली यहाँ 5/2 रख दिया है। अब देखो गामा फंक्शन ऑफ 5/2 क्या होगा, इसे हम साइड पे देख लेते हैं। गामा फंक्शन ऑफ 5/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3/2 राइट। यहां पर हम अगेन फॉर्मूला लगाएंगे गामा फंक्शन का, तो वो अप्लाई करने से आ जाएगा 3/2 इंटू 3/2 गामा फंक्शन। अब 3/2 को हम अगेन कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2, यहां से आ जाएगा 3/4 गामा फंक्शन ऑफ 1/2। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट पाई, तो हमारे पास यहां से आ गया 3 स्क्वायर रूट पाई ओवर 4। ये है हमारी गामा फंक्शन की वैल्यू फॉर 5/2। यहां से क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन, सो 3 रूट पाई बाय 4 इंटू 2, सो इसे हम डायरेक्टली 8 लिख देते हैं, m बाय 2 के बी टी रेज टू द पावर 5/2। अभी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू भी प्रेजेंट है, ये हमारी बस इंटीग्रेंड की वैल्यू आई है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू एम बाय 2 पाई के बी टी, ये ऑलरेडी था रेज टू द पावर 3/2। इंटीग्रेंड की वैल्यू क्या आई है, 3 रूट पाई ओवर 8 इंटू एम, वेट अ मिनट, या सही है, m बाय 2 के बी टी 5/2, m बाय 2 के बी टी रेज टू द पावर 5/2। अब बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंप्लीफाई करना इजी है, सो 4 कैंसल्स आउट, यहाँ से 2 आ जाएगा एंड हमारे पास क्या आ रहा है 3/2 बाहर। अब देखो पाई की जो वैल्यू है बाहर में वो 3/2 है, यहाँ से 1, यहाँ से 1/2, पाई की वैल्यू है 3/2 ऑलरेडी, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम बाहर निकाल लेते हैं जिसकी वैल्यू है 3/2। यहाँ से क्या आ गया m बाय 2 के बी टी की वैल्यू 3/2 माइनस 5/2, तो यहाँ से आ रहा है हमारा 3/2, ये कैंसिल हो गया एंड 3/2 माइनस 5/2 क्या आ जाएगा -1 राइट। सो 3/2 2 के बी टी बाय एम, 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया 3 के बी टी बाय एम। अब ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, वी स्क्वायर के एवरेज की। वी स्क्वायर का एवरेज जब हमने किया था ये वो वैल्यू आई है, पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, ये हमने देखा था ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, वी स्क्वायर एवरेज का स्क्वायर रूट इज वी आर एम एस राइट। तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बी टी बाई एम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बी टी बाई एम। So this is your root mean square speed.
अब हमने तीनों देख लिए, एवरेज स्पीड देखी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी देखी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी देखी, ठीक है। और हमने ये सिर्फ 3 डायमेंशन में देखा है। अच्छा, हम 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन के केस में भी सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उन केस में हमारा जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या होगा, एक बार हम वो देख लेते हैं। या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन अदर डायमेंशंस। तो 3 डायमेंशन के केस में क्या था, सो इट वाज f ऑफ v इज इक्वल्स टू 4 पाई m ओवर 2 पाई kbt रेज टू द पावर 3/2 v स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर बाय 2 kbt। ये तो था हमारा 3 डायमेंशन में स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायमेंशन में हमारा हो जाएगा 2 पाई m ओवर 2 पाई kbt रेज टू द पावर, पहले 3/2 थी, अब पावर हो जाएगी 2/2, तो 1, सो एंड v एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर बाय 2 kbt, ठीक है। ये है हमारा 2 डायमेंशन में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर आपको 2 डायमेंशन में कैलकुलेट करने को दे दिया जाए एवरेज स्पीड या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, हम क्या करेंगे, हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे और सेम प्रोसीजर से उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली 1 डायमेंशन में क्या होगा, सो 1 डायमेंशन में हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है 2 इंटू m बाय 2 पाई kbt रेज टू द पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर बाय kbt 2 kbt। तो ये है हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन डिफरेंट डायमेंशंस, जहां पर जो v है, जो v की जो रेंज है, v कहां से कहां तक जाता है, 0 टू इंफिनिटी। स्पीड की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 टू इंफिनिटी। अब जब हम इन डिफरेंट डायमेंशंस में कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, बट या आप वेरीफाई कर सकते हो। थर्ड के केस में तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। थर्ड के केस में एवरेज स्पीड क्या आई थी, 8 ओवर पाई kbt/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 kbt/m एंड रूट मीन स्क्वायर थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 kbt/m। सिमिलरली अगर हम 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ये चीजें आएंगी। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने क्या देखा, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखा। वेलोसिटी के पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड जिससे हम स्पीड कहते हैं, प्लस डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन को हम कैसे अकाउंट में लेंगे, देखो स्पीड के केस में हमने जो लिमिट्स ली थी वेलोसिटी की वो थी 0 से इन्फिनिटी तक। वेलोसिटी के केस में हम क्या करेंगे, -∞ टू इन्फिनिटी लेंगे। तो सबसे पहले हम इजीएस्ट केस देखते हैं, 1 डायमेंशन की बात करते हैं। 1 डायमेंशन के केस में हमारे पास, अच्छा अगर 3 डायमेंशंस होंगी हमारे पास vx होगा, vy होगा, vz होगा, मतलब वेलोसिटी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। अब 1 डायरेक्शन के केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, सो दिस विल बी m ओवर 2 पाई kbt रेज टू द पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m vx स्क्वायर ओवर 2 kbt। अब हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी डायरेक्शन। जब हमने स्पीड देखा था सिंपल v स्क्वायर लिखा था, अब हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी है। सो अगर हम x के अलोंग की बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन में तो हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस m vx स्क्वायर ओवर 2 kbt। ये तो है हमारा फंक्शन। अब सिमिलरली हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। कैसे करेंगे, सेम मेथड। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो
वी एक्स की हम बात कर रहे हैं, लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स एफ ऑफ वी एक्स डी वी एक्स। वन डायमेंशन में एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब एफ ऑफ वी एक्स क्या है, ये एक्सप्रेशन हमें पता है, जस्ट प्लग द वैल्यू, क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारा कांस्टेंट फैक्टर है, इसे हम ऑलरेडी बाहर लिख लेते हैं, m बाय 2 पाई के वी टी रेज टू द पावर 1 बाय 2। इंटीग्रेंड में क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स एक्सपोनेंशियल वी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी, राइट, डी वी एक्स। अब देखो, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता इंटीग्रेशन। ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये एक ओड फंक्शन है, राइट। जब हम वी एक्स को माइनस वी एक्स से रिप्लेस करेंगे, हमारे पास इस फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू आएगी, और जो लिमिट्स है वो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो माइनस वाला पोर्शन प्लस वाले पोर्शन को कैंसिल कर देगा। एंड ओड फंक्शन के केस में हमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता है, यहां से हमें 0 मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, वन डायमेंशन के केस में 0, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, d ओवर डी वी एक्स एफ ऑफ वी एक्स एट v इक्वल्स वी एम पी, वी एम पी एक्स कह लो इसे। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिल जाएगी अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, एफ ऑफ वी एक्स हमें पता है, तो m ओवर 2 पाई के बी टी, अगेन कॉन्स्टेंट को हम ऑलरेडी बाहर रख लेते हैं, रेज टू द पावर 1 बाय 2। डिफरेंशिएशन ऑफ, अंदर क्या है, सिर्फ हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी इक्वल 0। तो कांस्टेंट उधर चला जाएगा 0, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, माइनस 2m, ओके, माइनस 2m ओवर 2 के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी। या जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास वी एक्स भी आएगा इधर, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से वी एम पी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, वी एम पी एक्स मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्या आएगी, इस एक्सप्रेशन को देख के क्या पता चल रहा है, वी एक्स इज 0, सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास। अब सिमिलर वे में हम क्या देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें वी एक्स स्क्वायर का एवरेज लेना होगा, या फिर हम एवरेज को बार से डिनोट कर लेते हैं एंड उसका स्क्वायर रूट, दिस विल गिव यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो वी एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी एक्स डी वी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, एफ ऑफ वी एक्स हमें पता है क्या है, इट इज m ओवर 2 पाई के बी टी रेज टू द पावर 1 बाय 2, या 1 बाय 2, ये तो कांस्टेंट में है, वी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी वी। लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखो, ये जो फंक्शन है, ये हमारा जो इंटीग्रेंड है, ये एक इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट्स को हम हाफ कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 को बाहर, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m बाय 2 पाई के बी टी रेज टू द पावर 1 बाय 2 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी वी एक्स, इधर डी वी एक्स है, ठीक है।
अब हमें क्या अप्लाई करना है, सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। इसका इंटीग्रेंड क्या है, 0 to infinity vx² एक्सपोनेंशियल माइनस m vx² ओवर 2 kbt dvx। ओके, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या था, n है हमारे केस में 2, a है या फिर अल्फा कह सकते हो m ओवर 2 kbt, राइट। जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला, क्या आ जाएगा 2 + 1/2 गामा फंक्शन ओवर 2 इंटू a इज m ओवर 2 kbt। इसकी पावर क्या है, 2 + 1/2 3/2, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए गामा फंक्शन ऑफ 3/2। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था 5/2 के लिए, तो 3/2 के लिए क्या हो जाएगा 1 + 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो यूजिंग द गामा फंक्शन प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 1/2, एंड गामा फंक्शन ऑफ 1/2 होता है √π/2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से। जस्ट प्लग दिस वैल्यू, √π/2 है, यहाँ पर भी 2 है, 4m/2 kbt रेज टू द पावर 3/2। ओके, अब इसके साथ हमारा कांस्टेंट भी था। कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, m/2π kbt रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस √π/4। ओके, m/2π kbt को हम 2 kbt की वैल्यू -3/2, बिकॉज हमने इसको अब न्यूमरेटर में लिख दिया। सो ये हमारा आंसर है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √π तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसे हम हाईलाइट करके कर देते हैं, √π हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा 1/4 m/2 kbt रेज टू द पावर -3/2 + 1/2 -1 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें मिलेगा -1, सो 2 kbt/m। तो हमारे पास आ गया kbt/2, 2 से 2 कैंसिल, kbt/2m, सॉरी, ठीक है। ये आई है हमारी v² की एवरेज की वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसे यस हाईलाइट करके लिखते हैं। VRMS क्या हो जाएगा, अलोंग x डायरेक्शन, VRMS अलोंग x डायरेक्शन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस kbt/2m। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, जो कि है √kbt/2m, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2 हमारा कहीं से कैंसिल तो नहीं हो रहा था ना, √π/2, यस, ओके। ओके, सो इसके बाद हमने अभी तो हमने बस 1 डायमेंशन का देखा है। 2 डायमेंशन में क्या होगा, 1 डायमेंशन में हमारा फंक्शन क्या था, f(vx) इज इक्वल्स टू m/2π kbt। देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको माइंड में नहीं बैठेंगी ये चीजें। तो आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है, पेन नोटबुक निकालो और साथ साथ सॉल्व करो, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल -m vx² ओवर 2 kbt फॉर 1 डायमेंशन, ठीक है। अब 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायमेंशन मतलब लेट्स से हम vx भी ले रहे हैं, vy भी ले रहे हैं, vx और vy हम 2 डायरेक्शंस लेके चल रहे हैं। उस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा, कौन सा फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सो दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ vx एंड vy। ये होगा f(vx) मल्टीप्लाइड बाय f(vy)। तो ये क्या हो जाएगा, f(vx) क्या है, m/2π kbt। अब इसको जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 1 हो जाएगी पावर, एंड एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, -m/2 kbt vx² प्लस vy²। तो ये होगा हमारा
mb velocity distribution function in 2 dimension. mb is Maxwell Boltzmann, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म. 2 डायमेंशन में ये होगा. सिमिलरली 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन में हम x, y एंड z तीनों को कंसिडर करेंगे. तो f ऑफ vx, vy, vz, ये क्या होगा? f ऑफ vx मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ vy मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ vz. अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? m ओवर 2 पाई kbt raised to the power 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 kbt. अब यहाँ पर जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर इज योर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. इस चीज का ध्यान रखना है बिकॉज हम 3 डायमेंशन की जब बात कर रहे हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल में एफ ऑफ वी एक्स से क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाय 2 kbt. एफ ऑफ वी वाई से क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी वाई स्क्वायर बाय 2 kbt. फंक्शन ऑफ वी जी से क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी जी स्क्वायर बाय 2 kbt. तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. अब हमने 1 डायमेंशन के केस में तो कर लिया है कि हमने हमारी एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है 1 डायमेंशन में जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग जब देखते हैं. सिमिलरली हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के केस में भी इजीली देख सकते हैं. ओके, तो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं. 2 डायमेंशन में जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? हमें x के अलोंग भी एवरेज लेना होगा और y के अलोंग भी. तो ये होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई एवरेज अलोंग जे कैप. तो इस केस में हम क्या करेंगे? वी एक्स का एवरेज निकालेंगे, वी वाई का एवरेज निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे एंड वो होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस. तो वी एक्स का जब हम एवरेज देखेंगे क्या आएगा? अभी अभी हमने देखा था Vx का एवरेज 0 आया था, है ना. सिमिलरली Vy का जब हम लेंगे वो भी 0 आएगा. अब क्यों आएगा ये देखो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है ना. अब ओड पावर होगी अगर हमारे फंक्शन की जिसका भी हम एवरेज ले रहे हैं. मान लो Vy का हम एवरेज ले रहे हैं, इसकी पावर ओड है ना. तो जब हम Vy का लेंगे और f ऑफ वी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वो था एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी वाई स्क्वायर बाय 2 kbt डी वी वाई, है ना. अब ये जो फंक्शन है ये हमारा ओड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन 0 ही आएगा, ठीक है. इसका भी 0, इसका भी 0, तो एवरेज ऑफ v क्या हो जाएगा? 0. सिमिलरली हम क्या करेंगे? इसके बाद हमने देखा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी 2 डायमेंशन में? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस VMP क्या होगी? सो VMP अलोंग x आई कैप प्लस VMP अलोंग y j कैप. हम क्या करेंगे? जैसे हमने 1 डायमेंशन में x के अलोंग कैलकुलेट किया था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वैसे ही हम y के अलोंग भी कैलकुलेट करेंगे. एड देम अप यू विल गेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस. सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस v स्क्वायर एवरेज एंड स्क्वायर रूट, यही होती है ना हमारी VRMS. तो ये क्या होगी? Vx स्क्वायर एवरेज प्लस Vy स्क्वायर एवरेज अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और सिमिलरली 3 डायमेंशन में भी ऐसे ही होता है, प्लस Vy स्क्वायर या Vy स्क्वायर का एवरेज लेंगे एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट. हमने 2 डायमेंशन में देखा. सिमिलरली हम 3 डायमेंशन के केस में भी कर सकते हैं. अब यहाँ से जो एक चीज है नोट करने वाली इम्पोर्टेंट, वो ये है जब भी आप
जब भी आपको एवरेज निकालना दे दिया जाए, मान लो हमें एवरेज निकालना है Vx Vy का, Vx है मेरी वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, Vy है वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। हमें इसके प्रोडक्ट का अगर एवरेज निकालना है, हम क्या करेंगे, देखो 2 डायमेंशन वाला है, हम 2 डायरेक्शंस के अलोंग की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरा फंक्शन f ऑफ Vx इंटू f ऑफ Vy, है ना। तो अगर हमें इसका एवरेज लेना है वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को हम अभी ध्यान में नहीं रख रहे हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Vx Vy एक्सपोनेंशियल माइनस m Vx स्क्वायर बाय 2 kBt प्लस Vy का भी लेंगे तो क्या करते हैं हम यहीं पे Vy स्क्वायर ऐड कर देते हैं, ठीक है, dv dvx dvy। तो हम क्या करेंगे, अब डबल इंटीग्रेशन है, इसका ध्यान रखना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x को सेपरेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Vx एक्सपोनेंशियल माइनस Vx स्क्वायर बाय 2 kBt dvx इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Vy वाला सेपरेट एक्सपोनेंशियल माइनस m Vy स्क्वायर बाय 2 kBt dvx dvy सॉरी, ठीक है। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को देखो, ये इंटीग्रेंड और ये इंटीग्रेंड, क्या ये ओड फंक्शंस नहीं है, इसको देखते हैं, Vx का पूरा इंटीग्रेंड है, ये भी ओड फंक्शन है, ये भी ओड फंक्शन है, यहां से 0 इंटू 0 यू विल गेट 0। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनती है नोट करने वाली, जब भी आपको एवरेज कैलकुलेट करना दे दिया जाए ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी वेलोसिटीज आप कह सकते हो, और उनकी पावर लेट्स से इसकी पावर है m, Vy की पावर है n, Vz की पावर है p, इसका जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो अगर एक भी इन तीनों में से m, n और p जो हमारी पावर्स हैं, इन तीनों में से अगर एक पावर भी ओड पावर होती है तो मेरा एवरेज 0 होगा। इफ एनी वन ऑफ द पावर्स जो कि है m, n और p इज ओड, तो मेरा एवरेज जो है 0 होगा। वो क्यों, यहां से जैसे हमने देखा जब हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं, Vx के लिए अलग Vy के लिए अलग, तो अगर मान लो Vz वाला जो है Vz की पावर ओड है तो वहीं से हमारा 0 आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो और तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू 0 ओनली। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेलोसिटीज विच आर गिवन टू यू, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, इसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मीन फ्री पाथ। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स सपोज एक रूम है, उसके एक कॉर्नर में आप खड़े हो, एक कॉर्नर में मैं खड़ी हूँ, एंड अगर मैं परफ्यूम स्प्रे करती हूँ तो आपके पास उसकी जो फ्रेग्रेंस है क्या वो इंस्टेंटली आएगी या फिर थोड़ा टाइम लगेगा। जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग फाइनाइट टाइम लगता है फ्रेग्रेंस को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने के लिए, ये है हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बिकॉज वो पॉइंट मासेस लेके चलते हैं, तो उनके काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बेसिस पे उसे इंस्टेंटली पहुंच जाना चाहिए फ्रॉम वन टू अदर, बट ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता और इसका क्या सॉल्यूशन था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो चीज है इसी के ऊपर मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट आता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन फ्री पाथ देखेंगे एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसके बेसिस पे PYQs भी करेंगे, एंड फर्दर जो हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस देखा था ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जो हमने प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था, उसी के बेसिस पे हमारे गैस लॉज आते हैं। तो हम गैस लॉज भी डिफाइन करेंगे कि कैसे आते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।